चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। लेखपाल में अपार सफलता के बाद पीटी का निःशुल्क बैच है और इसमें प्रैक्टिस की क्लासेस आपको प्रतिदिन मिल रही हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को कौन सी अक्षांश रेखा विभाजित करती है? कौन सी अक्षांश रेखा विभाजित करती है? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। लिखा हुआ है, एक होता है हिमाद्री, ये जो पश्चिमी घाट है मित्रों, यह दो भागों में 16 डिग्री अक्षांश के द्वारा 16 डिग्री अक्षांश के द्वारा, जैसे पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र हैं इनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से। और ये जो सह्याद्री है, जो 16 डिग्री अक्षांश है, यह इसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। तो पूछा गया सवाल है कितने डिग्री वाली अक्षांश रेखा विभाजित करती है? तो मित्रों याद रखिएगा 16 डिग्री वाली। ऑप्शन में मित्रों एक बात लिखा हुआ है कि 6 डिग्री 4 मिनट, यह भारत का दक्षिणतम, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु वाला अक्षांश है, दक्षिणतम बिंदु वाला अक्षांश है। उसके बाद लिखा 23 से 1/2 डिग्री, यह कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा पर स्थित है, यह कर्क रेखा पर स्थित है। अब यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहां पे ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है दूसरे का कुद्रेमुख, और यही हमारे दक्षिणी सह्याद्री जो 16 डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग होता है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है कुद्रेमुख। कौन सा है? कुद्रेमुख है। तो याद रखिएगा कुद्रेमुख इसकी सर्वोच्च चोटी है। दोदा बेटा, और यहां पे जो पुष्पगिरी है, पुष्पगिरी यह जो है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। तो ये होगा नहीं। दोदा बेटा जो है यह नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी मित्रों? दोदा बेटा होगा। हेलो, दोदा बेटा, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरे का ऑप्शन नंबर ए। तो मित्रों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। यह जो सवाल आप देख रहे हैं आपके पीटी में तो नहीं, लेकिन वनडे एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। पर्वत, पहाड़ी, नदी, झील, दर्रा से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसलिए क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब देखिएगा, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मित्रों याद रखिए, जो नर्मदा नदी की लंबाई है वह 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर किसकी लंबाई है? नर्मदा नदी की लंबाई है। अब यहां पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो नर्मदा नदी है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से। याद रखिएगा, अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होगा। उसके बाद यह पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है। यह अरब सागर में
एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, यह अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी का क्या है, नर्मदा नदी की लंबाई है, तो इस बात को याद रखिएगा। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो सबसे ऊपर आती है महानदी, महानदी के बाद आती है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी के बाद कौन सा आता है? गोदावरी के बाद कौन सा आता है? चौथे सवाल पे देखिएगा, गोदावरी, गोदावरी के बाद कौन आता है? कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद कौन आता है? कावेरी नदी आती है। तो याद रखिएगा ये क्रम बनता है, पहले नंबर पर महानदी, दूसरे पर गोदावरी, तीसरे पर कृष्णा, चौथे पर कावेरी। तो यह ऐसा ऑप्शन यदि आपको दिखे, महानदी पहला तो हो नहीं सकता, महानदी कृष्णा कावेरी लिख दिया, महानदी के बाद गोदावरी होना चाहिए, गलत हो गया। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। अब इसमें महानदी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर कौन सा सही होगा मित्रों? तो होगा महानदी गोदावरी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। किस अक्षांश पर दिन रात बराबर होते हैं? मित्रों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन के आधार पर 23/1/2 डिग्री, जो 23/1/2 डिग्री है, मित्रों ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित 23/1/2 डिग्री, कर्क रेखा पर स्थित 23/1/2 डिग्री। तो यहां पे देखिए 23/1/2 डिग्री, यदि ये नॉर्थ लिखता मित्रों तो कर्क रेखा हो जाता, अगर ये साउथ लिखता तो ये मकर रेखा हो जाता, मकर रेखा। और यहां पे दिन रात बराबर नहीं होते, क्योंकि यहां पे दिन और रात क्या होते हैं? बराबर। रात बराबर नहीं होते, किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं होते, क्योंकि यह 0 डिग्री पर स्थित नहीं है। और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है मित्रों, तो यहां पर भी दिन रात बराबर नहीं है। 6 माह का दिन होता है, 6 माह का दिन होगा और 6 माह की रात होगी। ये बात क्लियर है। 0 डिग्री एक ऐसा है जहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश, जहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश, लंबवत प्रकाश 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। तो 21 मार्च का जो दिन होता है बसंत विषुव के रूप में और ये शरद विषुव के रूप में। यहां पर दिन 12 घंटे के और रात भी 12 घंटे की होती है।
क्वेश्चन के आधार पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा मित्रों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री। तो यहां पर जहां पर सूर्य लंबवत प्रकाश होगा, दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। और 64 सही 1/2, 64 सही 1/2 ये कोई ऐसा अक्षांश नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के आधार पर करेक्ट आंसर होगा। पांचवें का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा, अगर पूछा जाए कि क्षारीय मृदा कहां पाई जाती है, तो यह पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इस बात को याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। गुजरात राजस्थान में नहीं, राजस्थान में शुष्क मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? शुष्क मृदा। और गुजरात में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो गुजरात का जो क्षेत्र है मित्रों, कुछ क्षेत्रों में शुष्क होता है और कुछ क्षेत्रों में जो है अर्ध शुष्क पाया जाता है, और कुछ क्षेत्रों में लवणीय मृदा पाया जाता है। लवणीय मृदा पाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। छठे का ए है, छठे का ए, ऑप्शन नंबर 6 का ए होगा। चलिए, तो यहां पे आंसर कौन सा सही होगा मित्रों? यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए कत्था बनाने के लिए खैर, यहां पे सौर लिखा है मित्रों, ये होगा कौन सा? खैर। खैर का प्रयोग किया जाता है। खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था खैर से बनता है। तो ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे 7वें का करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, खैर की लकड़ी। बबूल की लकड़ी में लासा होता है, लासा, और इसका कत्था नहीं बन सकता, इसका कत्था नहीं बनता है मित्रों। और साल एक प्रकार की मजबूत लकड़ी होती है, इसका भी कत्था नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा किस राज्य में आती है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा किस राज्य में आती है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में। बताइए किस में आती है?
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। आपको पता होगा सर्वाधिक आपदा उड़ीसा में आती है। सर्वाधिक आपदा उड़ीसा में आती है। क्यों आती है भाई? इसलिए आता है कि जो इसका तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, वह तटीय क्षेत्र जो है समुद्रों से सटा हुआ है, बंगाल की खाड़ी है, नदियों का किनारा है, नदियों का मुहाना है, तो उसमें जो है सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती। तो याद रखिएगा उड़ीसा सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा वाला राज्य। तमिलनाडु में सर्वाधिक आपदा नहीं आते, गोवा में नहीं आता है ना। गोवा एक पिकनिक का क्षेत्र है ना, पिकनिक का क्षेत्र है। तो इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 8वें का एक करेक्ट आंसर होगा मित्रों। तो 8वें का एक करेक्ट आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत में सबसे कम बरसात कहां होती है? भारत में सबसे कम बरसात मासिनराम यह सर्वाधिक बरसात का क्षेत्र है। सर्वाधिक बरसात पूछा जाए कहां होता है? सर्वाधिक बरसात मासिनराम में। अब उसके बाद लेह में जो है, लेह तमिलनाडु उड़ीसा, तो लेह जो है सबसे कम बरसात होता है, सबसे कम बरसात यहां पर बरसात वार्षिक जो है 15 सेंटीमीटर की बरसात होती है। कहा गया है कहीं कहीं क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे 10 सेंटीमीटर की भी बरसात देखी गई है। और यह जो लेह का क्षेत्र है यह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख के 2 जिले, एक लेह है और दूसरा कारगिल है। तो याद रखिएगा नया नवनिर्मित यह केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो लेह जो है 10 सेंटीमीटर की बरसात के लिए जाना जाएगा और सबसे कम बरसात होती है। मासिनराम सर्वाधिक बरसात का क्षेत्र है। तो इस बात को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए मित्रों। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? 9वें का बी होगा। 9वें का बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहां पे है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया 10वें का। भारतीय खान नागपुर में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, तीनों में से कौन सा होगा? तो देखिएगा नागपुर में भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय बनाया गया है। तो खान ब्यूरो पूछा गया नागपुर में। जितने भी खनन होते हैं मित्रों, चाहे किसी भी प्रकार का खनन, कोयला खनन, सोना चांदी, जो भी भारत में खनन होता है, अब्रक जस्ता जो भी खनन होता है, उन सबका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नागपुर में। तो मित्रों इस बात को याद रखिएगा, नागपुर जो है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध सतलज पर, पेरियार पर, नर्मदा। याद रखिएगा जो नर्मदा ऑप्शन है, नर्मदा क्वेश्चन नंबर 11 का सी सतलज नदी पर और पेरियार पर इडुक्की परियोजना है। तो ये हो नहीं सकता, ऑप्शन गलत हो गया। सतलज और ब्यास नदी यह एक ऐसी नदी है, सतलज नदी, जिस पर सरदार सरोवर बांध हो ही नहीं सकता। सरदार सरोवर किस पर है? नर्मदा पर। सरदार सरोवर किस पर है? नर्मदा नदी पर। सतलज पर भाखड़ा नांगल बांध आपको याद होगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सरदार सरोवर बांध पूछा है तो नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। उत्तरी गोलार्ध में, देखिए सवाल बहुत अच्छा। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किस तिथि के बाद उत्तरायण होता है? किस तिथि के बाद उत्तरायण होता है? 12वें क्वेश्चन का। अब देखिए ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। 23.1/2 डिग्री नॉर्थ और 23.1/2 डिग्री साउथ, ये है 0 डिग्री। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है यदि इसके ऊपर जाएगा तो उत्तरायण होगा, यदि इसके नीचे आएगा तो दक्षिणायन होगा। यह उत्तरायण को प्रदर्शित करता है, यह दक्षिणायन को। तो आपसे पूछा गया कि सूर्य, अब यहां पे ऑप्शन बना है 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून। सूर्य यहां पर 21 जून को आता है,
तो ये तो लंबवत का समय है मित्रों, यह लंबवत का है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को जब लंबवत होता है, लंबवत होता है, तो यहां से मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीना, यहां से उत्तरायण होगा, उत्तर की तरफ जा रहा। मैंने यहां पहले बताया यह उत्तरायण की स्थिति है और यह दक्षिणायन की स्थिति है। तो आंसर में देखिए 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब 23 सितंबर से उत्तर तो होता नहीं बल्कि दक्षिणायन होने लगता है, और 21 जून यहां पे लिखा है, और 22 दिसंबर जो है वह मकर रेखा की समयावधि है लंबवत होने की। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट आंसर। बी का मतलब 12 का आंसर बी सही है, 21 मार्च। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या किसी को नहीं हो रही होगी। चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है। तिब्बत पठार की ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर, 5000 मीटर, 16000 मीटर, 9000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन देखिएगा। तिब्बत के पठार की जो ऊंचाई है लगभग वह 5000 मीटर है। कितनी है? 5000 मीटर। इसे विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की क्या बोलते हैं? छत बोलते हैं। और तिब्बत का जो पठार है यह तिब्बत में फैला हुआ है, तिब्बत में फैला है। और इसी तिब्बत के पठार से कौन कौन सी नदी, जैसे वांग हो, मेरे लिए है, जैसे वांग हो, जैसे वांग हो, जैसे एशिया की जो सबसे लंबी नदी है सीक्यांग, सीक्यांग, साल्विन नदी, ये सब यहां से निकली है। इरावदी नदी, ये सब तिब्बत के पठार से निकली है मित्रों। ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर है। अब देखिएगा, पूछा है श्रीनगर किस नदी के किनारे, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। क्वेश्चन नंबर 14 के हिसाब से श्रीनगर चिनाब नदी के किनारे बसा है। अब ध्यान दीजिएगा, चिनाब यह सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु की सहायक नदी, यहीं पर चाज दोआब का निर्माण भी होता है, दोआब का निर्माण होता है। तो पूछा जाता है किन नदी? तो चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम के मध्य के दोआब को चाज दोआब कहा जाता है। मुझे उम्मीद है यह बात समझ में आ रही होगी। चाज दोआब का निर्माण होता है चिनाब और झेलम नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा मित्रों, लास्ट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर, इंदिरा गांधी, लाल नहर। यहां पे नहर की बात हो रही है। 15 क्वेश्चन, जो इंदिरा गांधी नहर है यह भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी। अब ऑप्शन के आधार पे स्वेज नहर, यह भारत में है ही नहीं, कहां पे है? यह तो है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है। लाल नहर एशिया और अफ्रीका के बीच में है। तो ऑप्शन के आधार पर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं मित्रों। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, यहां पे कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। और स्वेज नहर जो है उत्तरी अमेरिका में। और लाल नहर जो है, लाल नहर आपसे पूछा गया है, लाल नहर नहीं बल्कि लाल सागर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? लाल सागर। तो आप समझ लेते कि एशिया और अफ्रीका के बीच में
इस नहर का निर्माण किया गया है मित्रों। तो यहां पर जो है 15 में क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 15 का। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 15 का बी करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग आंसर देते रहिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए और सेशन अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो ये जो है आज का सेशन मित्रों यहीं पर क्या होगा, समाप्त होगा। हम लोग चलते हैं अगले सेशन पर और आज की कक्षा यहीं तक रहेगी मित्रों। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी दीपावली की दशहरे की शुभकामना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पेट की तैयारी में आप लगे रहें। पीटी का एग्जाम आपके सामने है। दशहरा की छुट्टी मनाने के बाद पेट के लिए एकदम जी जान से लग जाइए और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि दशहरा की छुट्टी के बाद पीटी आपके लिए एकदम संकल्प पत्र है, उसके लिए आपको लग जाना है। तो मित्रों आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोग को हृदय से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।